बिलीव मी गाइज, इस पेक टीयर ने, इस पेक इंजरी ने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स एंड बहुत बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स का करियर बिल्कुल खत्म कर दिया। कुछ तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स जिनका भी करियर स्टार्ट ही उन्होंने किया था और इस इंजरी की वजह से वो लोग इवन अपनी लाइफ में अभी तक वो बॉडी बिल्डिंग में नहीं आ पाए हैं। मैं बताता हूँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये रायन क्रॉली के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या है, एंड इस जो क्लिप है, एक शॉर्ट क्लिप है, इस शॉर्ट क्लिप में एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे है एंड इस चीज से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि हम सब फिटनेस से जुड़े हुए हैं, हम तो फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाते हैं, तो ऐसी इंजरी ये नहीं है कि ये बॉडी बिल्डर है तो इनके साथ ही ऐसी इंजरी हो सकती है और इन्होंने इतना हैवी वेट लिया तो ही ये इंजरी हो सकती है। ये इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। सो इस इंजरी से बचना कैसे है एंड बहुत सारे ऐसी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि मेरी जो कम्युनिटी है, जो मेरी ऑडियंस है, वो सेफ रह सके एंड सेफली जिम में ट्रेन कर सके। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या है। यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे एक्चुअल में ना पैक, हमारा पैक मेजर, हमारी चेस्ट में दो मसल होते हैं, एक होता है पैक मेजर एंड पैक माइनर, ठीक है। जो ये ऊपर वाला हेड है ये जुड़ा हुआ है, ये आता है हमारे क्लेविकुलर हेड से और जुड़ता है जाके हमारी ह्यूमरस बोन में, जो हमारी बाइसेप के अंदर जो हमारी बोन होती है, ठीक है। एंड दूसरा है हमारा स्टर्नम हेड, जो स्टर्नम से निकलता हुआ सीधा जाता है हमारी, ये भी हमारी ह्यूमरस बोन के साथ ही जुड़ता है। तो उनका जो टीयर हुआ है वो हुआ है ये पैक मसल, मतलब कि उनका यहां से ये जो टेंडन है, एक्चुअली टेंडन क्या होता है, टेंडन जो होता है वो हमारे मसल्स को और हमारी बोन्स को जोड़ के रखता है ताकि जो भी हम कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसमें टेंडन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जॉइंट्स को और हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है, जिससे कि हमारे मतलब टेंडन आप ऐसे समझ लो कि आपके मसल को होल्ड करके रखता है, आपकी बोन को होल्ड करके रखता है एक साथ, ताकि वो कोई भी मूवमेंट जो है, पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म कर सके। लेकिन जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा, जो उनका यहां से रप्चर हुआ है, जो उनका टेंडन टूटा है, वो यहां से उनका टेंडन टूट गया है। मतलब उनका बाइसेप का जो उनका जो चेस्ट का मसल है, मसल नहीं टूटा है, उनका टेंडन टूट गया है, मतलब बोन से मसल ही अलग हो गया है, जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा। ये जनरली होता क्यों है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहले ना बात कर लेते हैं ये होता क्यों है। सबसे पहली दिक्कत जो है कि ये होता क्यों है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम बहुत ज्यादा वाइड ग्रिप का यूज करते हैं गाइस। यस, जब हम बहुत ज्यादा वाइड ग्रिप का यूज करते हैं एंड अपने शोल्डर्स को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ फ्लेयर करके रखते हैं, तब जो हमारा पैक मेजर मसल है, जो हमारा पैक मसल है, वो बहुत ज्यादा इसेंट्रिक लोड लेता है। जिस इसेंट्रिक लोड माने जब हम नीचे आते हैं, तो नीचे आते टाइम ही हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जो मसल होता है, वो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन वाली पोजीशन में होता है और हमारा उस टाइम पे सबसे ज्यादा टेंडन जो होता है, मसल टेंडन एंड हमारा मसल, वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहे होते हैं एंड वही सबसे डेंजरस पोजीशन होती है जिसमें बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपना पैक जो है वो टीयर करवा चुके हैं। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम में, फोटो में हम देख रहे हैं कि जो हमारी एल्बोज है वो हमेशा अंदर की तरफ फ्लेयर होनी चाहिए, ना कि बाहर की तरफ एल्बोज फ्लेयर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इनकी वीडियो में देखें तो इनकी वीडियो में अगर आप देखें तो इनकी जो एंगल है वो बहुत ज्यादा बाहर को है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया उनका पैक मेजर मसल कि वो टेंडन से ही टूट गया, उसका टेंडन ही टूट गया, ठीक है। एंड सेकंड, बहुत ज्यादा इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डाउनवर्ड फेस में जब बहुत ज्यादा सडन इसेंट्रिक लोड पड़ता है, मतलब आप देखोगे कम से कम ये एक प्लेट 20-20 केजी की तो मान के चलो, 15 या 20 केजी के बीच में मान के चलो, तो ये एटलीस्ट 150 से लेकर 200 केजी का वेट है जो उन्होंने लिफ्ट किया हुआ है। एंड सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, सीधी इसेंट्रिक फेस आ रहा है, इसेंट्रिक लोड बहुत ज्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका पैक मेजर ही, उनका पैक मसल ही टेयर हो गया। एंड सेकंड, उन्होंने वाइडर ग्रिप बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। उस फोटो में हमने देखा कि जो एल्बोज है वो थोड़ी अंदर की तरफ क्लोज टू लैट्स होनी चाहिए, लेकिन इनकी एल्बोज बहुत ज्यादा बाहर फ्लेयर है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला रीजन है जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, वो है हमारी इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। मतलब अगर आपका इस तरह का पोस्चर है, बैड पोस्चर जिसे हम काइफोसिस बोलते हैं, अगर कहीं भी आपका राउंडेड पोस्चर है, तो इस राउंडेड पोस्चर में आप देखेंगे कि आपकी जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, मतलब वो अंदर को छुपी हुई है। लेकिन जब हम बेंच प्रेस करते हैं, जब हम नीचे की तरफ इसेंट्रिक लोड में आते हैं, तो हमारी चेस्ट जो है वो इसेंट्रिक, मतलब वो स्ट्रेच होती है। तो यहां से अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो आप फोर्सफुली
आप बेंच प्रेस करेंगे तो वो फोर्सफुली नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका पोस्चर खराब होने की वजह से आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, नीचे नहीं आने देगी। और जब वो रेजिस्ट करेगी, नीचे नहीं आने देगी, तो जो ऊपर से आपने लोड उठा रखा है वो लोड जबरदस्ती आपके टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे पड़ेगा और वहां पे टीयर हो सकता है गाइस। पार्शियल टीयर हो सकता है, फुल टीयर हो सकता है, किसी भी तरह का टीयर हो सकता है अगर आपका इस तरह का बैड पोस्चर भी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वीक रोटेटर कफ मसल्स भी इसमें बहुत ज्यादा, रोटेटर कफ मसल जो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। रोटेटर कफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं गाइस। रोटेटर कफ में हमारे 4 मसल्स होते हैं, सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, ठीक है। अब इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल होता है एंड जो हमारा सुपरास्पाइनेटस मसल है ना, ये एक्सटर्नल रोटेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब जब आप बेंच प्रेस करेंगे तो बेंच प्रेस करते टाइम यही 2 ऐसे मसल हैं, एंड टेरेस माइनर ऑल्सो, ये 3 ऐसे मसल हैं जो आपके शोल्डर को नीचे आने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है, और आपके शोल्डर ज्वाइंट को, आपके रोटेटर कफ को होल्ड करके रखते हैं। और अगर ये मसल्स बहुत ज्यादा वीक होंगे, ये मसल आपका इंफ्रास्पाइनेटस, सुपरास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर गाइस, ये वाले 3 मसल अगर आपके वीक हैं, मतलब कि अगर आपका पोस्चर कुछ इस तरह का है, तो आपके रोटेटर कफ भी वीक होंगे एंड आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट होगी, जिसकी वजह से आपको बेंच प्रेस करने में दिक्कत हो सकती है, आपके शोल्डर पॉप हो सकते हैं और आपको पैक माइनर या पैक मेजर दोनों में से किसी की भी इंजरी या फिर उनके टेंडन में पार्शियल टियर या फिर मसल में पार्शियल टियर हो सकता है। एंड इसके बाद अगली बात हम करते हैं, नॉट प्रॉपर वार्म अप गाइस। वार्म अप जो है, अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि ही इज अ बॉडी बिल्डर, उन्होंने वार्म अप नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है, वार्म अप उन्होंने किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और सबसे बड़ी है जो आप सुन के एकदम शॉक हो जाओगे। यस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो सबसे मेन दिक्कत है, ये रायन क्रॉली ट्रेन कर रहे हैं इस टाइम लैरी व्हील्स के साथ। गाइस मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग एंड पावर लिफ्टर की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स उनके होते हैं, उनकी रैप रेंज, उनका लोड, उनकी इंटेंसिटी, उनका वॉल्यूम बिल्कुल अलग होता है। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो लैरी व्हील है, ही इज अ पावर लिफ्टर, ठीक है, एंड लैरी व्हील है पावर लिफ्टर। और पावर लिफ्टर की जो जनरली उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो हैवी ट्रेनिंग रहती है, इंटेंस ट्रेनिंग रहती है। एंड आप देखेंगे इस वीडियो में लैरी व्हील्स 900 एलबीएस की डेडलिफ्ट मार रहा है, ठीक है। अब 900 एलबीएस की डेडलिफ्ट माने, ये जो होते हैं ना पावर लिफ्टर्स, ये बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बेस वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कॉम्पिटिशंस खेलने होते हैं, कंपीट करना होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बेस हाइपरट्रॉफी करते हैं, जिनमें इनके टेंडन्स, इनके लिगामेंट्स एंड इनके जो जॉइंट्स एंड मसल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब इनको लुक से कोई ज्यादा इतना मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है स्ट्रेंथ से इनको मतलब होता है कि पावर जनरेट करने से इनको ज्यादा मतलब होता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें बॉडी बिल्डर की, तो बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो जनरली स्ट्रेंथ और अपनी लुक्स, इन दोनों के बीच में, स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी, इन दोनों के बीच में रह के वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या होती है? सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो फिटनेस मॉडल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए नहीं जाते हैं, मतलब 100% ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए नहीं जाते हैं, ये ज्यादातर अपने आप को ट्रेन करते हैं लुक्स के लिए। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जनरली 12, 15, 8, 6, 10, 12 ऐसी रैप रेंज में अपने आप को ज्यादा ट्रेन करते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ तो नहीं बना पाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बना पाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है उनकी स्ट्रेंथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की तरफ फोकस नहीं करते, उनका फोकस होता है लुक्स की तरफ, मसल आइसोलेशन की तरफ, मसल की लुक्स की तरफ, ताकि जब वो स्टेज पे खड़े हों तो उनके मसल बहुत ज्यादा राउंडर दिखे, बहुत ज्यादा फुलरनेस दिखे, वो 3D लुक आ पाए, ठीक है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे रैंक जो क्रॉली है उनकी है भी है, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें पता लगी कि जो पावर लिफ्टर एंड बॉडी बिल्डर जो है, इन दोनों के वर्कआउट जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अब यहां पे दिक्कत कहां पे हुई? रायन क्रॉली जो है वो ट्रेन करने लग पड़े लैरी व्हील्स के साथ। अब लैरी व्हील्स जो है वो पहले कम रैप रेंज में हैवी ट्रेन करते हैं। अब हैवी ट्रेन करने की वजह से उनके टेंडन, मसल जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लैरी व्हील जो है, ये है बॉडी बिल्डर, ये ट्रेन करते हैं सार्कोप्लाज्मिक, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा वो ट्रेन करते हैं लुक्स के लिए। तो लुक्स के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया हुआ है, वेट बहुत ज्यादा यहाँ पे कैरी किया हुआ है। यस, वेट यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड सेकंड, लैरी व्हील के साथ वो ट्रेन कर रहे हैं, दोनों का ट्रेनिंग स्टाइल अलग है, दोनों के डिफरेंट अप्रोच हैं, वर्कआउट को लेके डिफरेंट अप्रोच है, हर चीज को लेके। तो आप जब भी ट्रेन कर रहे हैं एक ऐसे पावर लिफ्टर के साथ जो इतने बड़े रिकॉर्ड्स एंड पीआर तोड़ चुका है अपने, और कई लोगों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है वो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत थी, ठीक है। एंड
आपको मैं बताऊं, एंड जो अगली चीज है जहां पे ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है गाइज, एक दिक्कत और है कि जब लोगों की शोल्डर की मोबिलिटी बहुत कम होती है ना, तो भी जब हम बेंच प्रेस करते हैं, देखो ये है प्री टेस्ट डे 0, मतलब यहाँ पे शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो यहां तक एटलीस्ट आनी चाहिए, लेकिन वो यहां तक और सिर्फ यहां तक ही लिमिटेड है। मतलब आपका शोल्डर इतने मोबाइल नहीं है कि वो एक हैवी लोड के साथ ट्रेन कर सके, हैवी लोड के साथ इसेंट्रिक फेस में जा सके, नीचे जा सके। लेकिन आप देखेंगे यहां पे अगर आपकी शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन अच्छी है, ठीक है, आप प्रॉपर वार्म अप करते हैं, आपकी शोल्डर की इंटरनल रोटेशन नहीं है, आपके रोटेटर कफ मसल, आप मतलब आपके जो रोटेटर कफ के बैक के मसल्स हैं, जो सुप्रा इंफ्रा एंड टेरेस माइनर, जब अच्छी तरह से ये स्ट्रांग हैं, तो आपको इस तरह की इंजरीज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो गाइस हमेशा आपने इस चीज का ख्याल रखना है, एक तो आपने बहुत ज्यादा अपना जो ग्रिप है उसको वाइड नहीं लेना है, एंड उसको बहुत ज्यादा अपनी एल्बोज को फ्लेयर नहीं करना है। सेकंड, अगर आपका पोस्चर राउंडेड है तो इस राउंडेड पोस्चर को आपने पहले करेक्ट करना है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, वो बैक के मसल जो हैं वो वीक हैं, बैक ऑफ द शोल्डर के मसल, तो आपने उनको ट्रेन करना है, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब भी आप ऐसे लिफ्ट्स कर पाओ, ऐसे आप हैवी लोड लो, तो आपके मसल, आपके टेंडन्स ये रप्चर ना हो, इनमें कोई इंजरी ना आए इन फ्यूचर, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। एंड गाइस, इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपने आप को हमेशा सेफ रखो, अपने जॉइंट्स अच्छी तरह से आप मोबाइल रखो। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में है, फिटनेस में है, जिम जाते हैं, ओवर ट्रेनिंग करने से बचो, अपने आप को ओवर ट्रेन मत करो, रेस्ट दो, प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ अपना ख्याल रखो, स्लीप अपनी अच्छी रखो। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आफ्टर इंजरी आप देख सकते हैं किस तरह से इतना भयानक ये रप्चर हुआ है। रप्चर क्या है, ये बिल्कुल ही टेयर ही हो गया है और इतनी बुरी हालत हो चुकी है। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि ये बंदे का यहाँ पे करियर खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ना आप देखेंगे कुछ मंथ्स के बाद ही जो रायन क्रॉली है उन्होंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी इन्होंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट क्यों की, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग करना स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि ये अपने आप को अट्रॉफी में नहीं जाने देना चाहते। अट्रॉफी माने जहां पे मसल की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जब आप लैक ऑफ मूवमेंट होते हैं, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, जब आप इंजरी के बाद जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपके मसल जो है वो अट्रॉफी में चले जाते हैं, मतलब उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मसल्स अट्रॉफी में ना जाएं, वो हाइपरट्रॉफी बनी रहे मसल में, वो उनको पंप मिलता रहे, वो स्ट्रेंथ बनी रहे, तो इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी क्रॉस द लिम्ब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे, बॉडी अट्रॉफी में ना जाए, मसल अट्रॉफी में ना जाए उनके, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब उनकी इंजरी हुई है, इंजरी के बाद उन्होंने रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जैसे उनको इंजरी होती है, अभी इंजरी से वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, 1 से लेकर 2 साल तक अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है लैक ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज जो है वो ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स के बाद ही स्टार्ट कर दी है। यहाँ से क्या होगा, ये चीज उनको आगे फर्दर उनकी रिकवरी में हेल्प करेगी, एंड उनका जो मसल टीयर हुआ है वो बहुत ज्यादा अट्रॉफी में नहीं जाएगा, दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मोबिलिटी को रीगेन वो कर सकेंगे बहुत इजीली। सो गाइस, इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि जब भी आपने बेंच प्रेस जैसी कंपाउंड मूवमेंट करनी है तो आपने अपने आप को प्रॉपर वार्म अप रखना है, प्रॉपर अपनी शोल्डर मोबिलिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, और इंटरनल रोटेशन नहीं होने देनी है, अपने एक्सटर्नल रोटेटर को आपने स्ट्रांग रखना है। सो अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपको ऐसी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है, इवन ना के बराबर ही हैं। सो गाइस, कैसे लगी आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग जिम जाते हैं, ताकि वो भी लाइफ टाइम इंजरी फ्री रहें। एंड इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, एंड इसी तरह से बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो गाइस, टिल द टाइम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे इंजरी फ्री। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।